हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है और उम्मीद करती हूँ आप सभी की जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और हम कर रहे हैं 10 डेज क्रैश कोर्स, जिसके अंदर जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं डे 9 हम डिस्कस करने वाले हैं। 8 दिन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आई होप आपने काफ़ी अच्छे से उनको एंजॉय किया होगा। एक बार फटाफट बता देती हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट हमने जो है उसके अंदर कवर कर लिए हैं। तो सबसे पहले जो हमने सब्जेक्ट किया, HTML किया, देन हमने ऑपरेटिंग सिस्टम किया, फिर जो है हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया, उसके बाद हमने डेटा स्ट्रक्चर किया, ठीक है। फिर जो है हमने C और C++ किया, देन हमने कंप्यूटर फंडामेंटल किया था, कंप्यूटर फंडामेंटल, MS ऑफिस, ठीक है। फिर जो है हमने 6, 7 और 8, ठीक है। और 8वें में हमने डिस्कस किया कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। और आज जो हम डे 9 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और जो डे 10 में हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपका डिजिटल, जिसके अंदर हम जो आपका कंप्यूटर जो आर्किटेक्चर है जिसमें एड्रेसिंग मोड वगैरह आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एड्रेसिंग मोड से भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है। तो ये पूरा जो है आपका 10 डेज क्रैश कोर्स का, और जिसने ये 10 दिन का क्रैश कोर्स अच्छे से कर लिया, एक डेढ़ घंटे की क्लास है भाई। और अगर आपने ये एक डेढ़ घंटे की क्लास बहुत अच्छे से कर ली तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि एक तो आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ से हो जाएंगे, प्लस जो है जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो है क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बता दूँ कि क्या क्या आज हम करने वाले हैं। तो जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है नॉर्मल फॉर्म में से, डेफिनेटली एग्जामिनर को बहुत प्यार है नॉर्मल फॉर्म में से, यहाँ से क्वेश्चन देता है। इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में से क्वेश्चन आ जाता है। कीज वाले से में भी जो है क्वेश्चन आता ही आता है। रो टपल जो है, कार्डिनलिटी कॉलम, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, यहाँ से भी जो है एग्जामिनर क्वेश्चन देता है। और SQL में से भी क्वेश्चन आते हैं। तो सारे ही जो है चीज़ों को जो है डिटेल में, ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं सभी को जो है अच्छे से जो है डिस्कस करेंगे। और इनको शॉर्ट में डिस्कस करने के बाद, क्योंकि क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इनको डिस्कस करने के बाद देन जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार देखेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि एग्जामिनर जो है फ्रीक्वेंटली क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है, ठीक है। अगर किसी ने जो है एक क्लास मैंने डाली है जिसमें 2014 से लेके 2020 तक सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए, प्लस SSC PGT स्क्रीनिंग वाला भी पेपर डिस्कस किया है, जिससे जो है आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हो अगर आप सारे पेपर्स को देख लेते हो तो। क्योंकि हर बार पेपर में से क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं, हर बार क्वेश्चन में से मतलब पेपर जो है क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। तो भी अच्छे से कर लेना और आपको टॉपिक भी समझ में आ जाएगा कि बार बार एग्जामिनर क्या जो है टॉपिक पूछ रहा है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा प्रोसीजर, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने जो बच्चे टेस्ट सीरीज से प्रिपरेशन कर रहे हैं कि भाई आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, कितना क्या आप कर पा रहे हो, वो आप मुझे बता सकते हो। क्योंकि जो है जब भी आप जो है कुछ भी पढ़ते हो, पढ़ने के बाद जो है क्वेश्चंस लगाना मस्ट होता है। क्वेश्चन लगाने के बाद ही आपको समझ में आता है कि जो आपका लेवल है वो क्या है, मतलब आप किस लेवल पर हो और आपकी पढ़ाई, आपकी जो स्टडी है वो कहाँ तक हो गई है, ठीक है। तो भाई टेस्ट सीरीज को बिल्कुल लगाइए। टेस्ट सीरीज को जो है आप परीक्षा ऐप पे लगा सकते हैं। परीक्षा ऐप पे जो आपको 2 तरीके की टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। एक मिल जाएगी कॉमन, जिसमें 90 मार्क्स का होगा, ठीक है। और एक होगी आपकी कॉमन प्लस कंप्यूटर, यानी कि जो कंप्यूटर वाले बच्चे हैं उसको 150 मार्क्स का जो है पूरा यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। कॉमन वाले का यहाँ पर ये रहने वाला है कि भाई अगर आप 149 रुपीज़ की पड़ेगी अगर आप NS50 कोड यूज़ करते हो तो। वैसे तो जो है 299 की है, लेकिन अगर आप NS50 कोड यूज़ करते हो तो 149 में पड़ेगी, और इसका 199 है। वैसे तो इसका 399 है, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है NS50 कोड यूज़ करोगे तो आपको 199 में पड़ेगी। तो जो है आप टेस्ट सीरीज यूज़ कर सकते हैं ताकि जो आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकें, ठीक है। तो भाई अब जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताए हैं वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है आपका क्या है, नॉर्मल फॉर्म है। फिर जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई, आपका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि डेटाबेस होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले भैया डेटाबेस का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो होता क्या है। तो देखो, डेटा में से भी आपका जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है कि डेटा क्या होता है, डेटा की भी डेफिनेशन पूछी है। तो डेटा आपका क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स एंड फिगर होता है। तो कंप्यूटर डेटा इज इन्फॉर्मेशन प्रोसेस और स्टोर्ड बाय द कंप्यूटर। दिस इन्फॉर्मेशन में भी जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर स्टोर करता है वो आपकी कोई टेक्स्ट भी हो सकती है, वो आपका डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, कोई आपकी इमेज भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी हो सकता है, किसी भी टाइप का जो है आपका डेटा हो, वो किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है जो आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। तो इसके बाद देखो
जो इन्फॉर्मेशन हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, जो भी आपके नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है कि आप पर्टिकुलर जो किसी चीज़ के लिए ऊपर इन्वेस्टिगेट करो, स्टडी करो, इंस्ट्रक्शन करो। अब जैसे जो है न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, फैक्ट्स वगैरह से भी जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो इन्फॉर्मेशन जो आपको कहीं से भी मिल सकती है, ठीक है। इसके बाद देखो डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस जो है, डेटाबेस इज बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। मतलब क्या होता है, एक जो है रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम होता है जिसमें जो है आप डेटा को क्या करवाते हो, रिकॉर्ड करवाते हो। कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा विच इज यूज टू रिट्रीव, मतलब इंटर रिलेटेड मतलब जो डेटा आपका एक दूसरे से रिलेटेड हो, ठीक है, जो डेटा आपका एक दूसरे से रिलेटेड हो। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूँ, सपोज किचन में जो है नमक का डब्बा अलग होगा, ठीक है, मिर्ची का डब्बा अलग होगा, हल्दी का अलग होगा, ठीक है। मतलब जो मिर्ची का जो डब्बा है वो मिर्ची से ही रिलेटेड है। अगर मैं मिर्ची वाले में हल्दी मिला दूँ, उसमें नमक भी मिला दूँ, भाई क्या वो एक दूसरे से रिलेटेड है? नहीं, सबका काम अलग अलग है। अगर आप मिक्स कर दोगे तो आपको ही प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब उसका कलेक्शन जो एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा विच इज यूज टू रिट्रीव, इंसर्ट, डिलीट द डेटा एफिशिएंटली, ठीक है। इसके बाद देखो पर्पस क्या होता है डेटाबेस का। डेटाबेस को हम क्यों यूज करें? डेटाबेस का कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज सो दैट इट कैन बी इजीली असेस्ड, मैनेज और अपडेटेड। भाई ऑर्गेनाइज इसलिए करते हैं, देखो अगर आपने नमक का डब्बा, चीनी का डब्बा, हल्दी का डब्बा, जो है चीनी का डब्बा, नमक का डब्बा, इन सबका जो डब्बे हैं वो आपने अलग अलग रखे हैं, तो आपको जो है जब आप खाना बनाओगे तो आपको ईजी रहेगा हर चीज़ को मैनेज करना कि आपने यहाँ पे रखी है, ठीक है। लेकिन आप हर चीज़ को मिक्स कर दोगे, एक ही चीज़ के अंदर घुसा दोगे, तो क्या वो एक ईजिली मैनेजेबल है? या फिर जो है आप अपनी जो है अलमीरा का एग्जाम्पल ले लो कि भाई आपने जो अपने अलमीरा को ऑर्गेनाइज किया है, भाई आपके ये कपड़े वाले जो है सूट सलवार अलग हैं, ये अलग है, वो अलग है जो है, तो आप इजीली जो है अपने कपड़ों को असेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपने सारे कपड़ों को उठाया और उसके अंदर अलमारी के अंदर ढूंढ दिया, तो आपको भाई दुपट्टा कहीं मिलेगा, वो कहीं मिलेगा, और आपको जब समटाइम जब आपको किसी चीज़ की जरूरत होगी तो वो मिलेगी भी नहीं, ठीक है, अगर आपने अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं किया है तो भाई डेटाबेस को यूज़ करने का मतलब यही है कि ताकि आप डेटा को प्रॉपर जो है वो मैनेज कर सको, असेस कर सको और अपडेट कर सको, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो भी यूज टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, स्कीमा, व्यूज, रिपोर्ट, ठीक है। यूजिंग द डेटाबेस यू कैन इजीली रिट्रीव, इंसर्ट, डिलीट द इन्फॉर्मेशन। आप इजीली जो है इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो किसी भी इन्फॉर्मेशन को। एग्जाम्पल है तो टेलीफोन बुक, ठीक है, क्लियर है भाई। तो टेलीफोन बुक में हर किसी का जो है अलग अलग जो होता है, ठीक है भाई, अल्फाबेटिकली जो है अरेंज होते हैं इस तरीके से, मतलब हर तरीके से जो है वो मैनेज्ड होता है और हर कोई जो है देख के आराम से जो है वो नंबर्स फाइंड आउट कर सकता है। अब देखो डेटाबेस जो होता है वो क्या करवाता है, रिडंडेंसी को रिमूव करवाता है। रिडंडेंसी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है। रिडंडेंसी जो आपका डुप्लीकेट डेटा होता है, मतलब जो एक ही डेटा बार बार एक ही जो है डेटाबेस में कई जगह स्टोर हो जाए, तो डेटाबेस क्या करता है, जो डुप्लीकेट डेटा होता है आपकी रिडंडेंसी को क्या करता है, रिमूव करवाता है। सपोज एग्जाम्पल है कॉलेज स्टूडेंट्स का, तो भाई रिकॉर्ड जो है अगर एक बच्चे का जो नाम है वो 4 बार आ गया, तो भाई रिडंडेंसी होगी, आपका डेटा का साइज बढ़ेगा, आपको जो है बार बार मुश्किल हो जाएगी, इतना लार्ज डेटा हो जाएगा, तो वो है, ठीक है। अब देखो ये आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ये आपका डेटाबेस है, ये आपके एंड यूजर होते हैं जिनको फाइनली जो है आउटपुट मिलती है, ठीक है। ये आपका सेंट्रली कंट्रोल डेटाबेस सिस्टम है, आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ठीक है, क्लियर है भाई। तो डेटाबेस कैन कंट्रोल डेटा इनकंसिस्टेंसी टू लार्ज एक्सटेंट। डेटाबेस जो है वो कंट्रोल करता है जो इनकंसिस्टेंसी, मतलब डेटा को इनकंसिस्टेंसी आती है उसको कंट्रोल करता है। डेटाबेस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डेटा शेयरिंग करने की। डेटाबेस इंश्योर डेटा सिक्योरिटी, ठीक है। इसके बाद डीबीएमएस देखो, डीबीएमएस क्या होता है, डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आपका क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है डेटाबेस को, ठीक है। ये क्या है, आपका एक सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करेगा किसको, डेटाबेस को। फॉर एग्जांपल लाइक माई एसक्यूएल, ओरेकल, ठीक है, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके क्या है, डेटाबेस। एसक्यूएल सर्वर प्रोवाइड एन इंटरफेस टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन लाइक डेटाबेस क्रिएशन, मतलब बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं क्रिएशन करने के लिए, स्टोरिंग करने के लिए, अपडेट करने के लिए, टेबल को क्रिएट करवाने के लिए डेटाबेस के अंदर, ठीक है। ये जो है आपको प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, आपका एक सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है डेटाबेस को, ठीक है। तो जिसमें आपका माई एसक्यूएल, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर ये सब आ जाएगा। तो प्रोवाइड एन इंटरफेस टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन लाइक डीबी क्रिएशन, यानी कि डेटाबेस क्रिएशन, स्टोर करवाना, अपडेट करवाना, टेबल को क्रिएट करवाना, ये सारे काम जो है हम इसमें करवाते हैं। प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है डेटाबेस को।
मल्टीपल यूजर जो है वो मेंटेन करते हैं डेटा कंसिस्टेंसी को, ठीक है। रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है? रिलेशनल डेटा मॉडल, रिलेशन की बात करें तो रिलेशन आपका क्या होता है? एक जो है टेबल है ना, टेबल है। और रिलेशन को हम क्या कहते हैं? रिलेशन क्या है आपका? एक टेबल है ना। टेबल आपका क्या होता है? जिसमें आपके रो एंड कॉलम होते हैं। फिर जो है रो, कॉलम, कार्डिनलिटी, टप्पल, डोमेन, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। एडगर एफ कोड ने जो है इसको प्रपोज किया था, कब किया था? 1969 में, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख लो। इसके बाद जो है रिलेशनल डेटा मॉडल, डेटाबेस रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स, ठीक है। और each table as term as a relation has a unique name and a relational data model. Table are formed by using row and column. Row of a table represent a tuple or record, ठीक है, while column of a tables represent an attribute, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर टेबल्स, वही है भी टेबल आपका जो है जिसमें रो एंड कॉलम इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन जो है डोमेन आपका क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेन से 2 बार क्वेश्चन आया आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, है ना। 2 बार क्वेश्चन आया है ये डोमेन का। तो डोमेन जो है आपका ओरिजिनल सेट होता है जिसमें एटॉमिक वैल्यू यूज्ड इन मॉडल डेटा, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डोमेन रेफर्स ऑल पॉसिबल यूनिक वैल्यू फॉर पर्टिकुलर कॉलम, मतलब एक कॉलम की जो है काफी सारी जो है वैल्यूज हो सकती हैं जिसमें यूजर जो है वो चूज करता है कि उसको क्या लेना है, ठीक है। लाइक जब आप फॉर्म भरते हो तो आपसे जेंडर पूछा जाता है। जेंडर पूछा जाता है कि भाई आपका मेल है या फीमेल है ना। तो भाई जो मेल होगा वो मेल भरेगा, जो फीमेल होगा वो फीमेल होगा। तो डोमेन की कितनी पॉसिबिलिटी हो गई यहाँ पर? 2 हो गई ना। कोई मेल को चूज करता है, कोई फीमेल को चूज करता है। समझ में आया? डोमेन ऑफ अ मैरिटल स्टेटस, अगर ऐसे ही हम स्टेटस की बात करें, आपसे पूछा जाता है तो आपसे जो है अनमैरिड हो, अनमैरिड हो, विडो या डिवोर्स हो, ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं जब आप फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? डोमेन होता है। टप्पल्स क्या होती है? टप्पल आपकी रो होती हैं, ठीक है। टप्पल आपकी क्या होती है? रो होती हैं जो पर्टिकुलर जो है रो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवाती हैं। की क्या होती है? की इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि क्या करता है? इंटीग्रिटी हेल्प द आइडेंटिफाई रिलेशनशिप, एंड रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। काफी सारी जो है आपकी की होती है, कैंडिडेट की, सुपर की, प्राइमरी की, फॉरेन की, अल्टरनेट की। ज्यादातर क्वेश्चन जो आपके जो फॉरेन की में से आते हैं, कैंडिडेट की आपसे पूछ लेता है कि कौन सी जो है आपकी कैंडिडेट की होगी। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है ये सारा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा हो, ठीक है। प्राइमरी की क्या होती है? यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की इसमें नल वैल्यूज नहीं होती। प्राइमरी की में जो है एक तो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी और एक किसके अंदर नल वैल्यू नहीं होती। कैंडिडेट की बात करूँ तो कैंडिडेट की आर सेट ऑफ फील्ड्स एंड इन द रिलेशन दैट आर एलिजिबल टू एक्ट एज अ प्राइमरी की। अल्टरनेट की मैं बात करूँ तो कैंडिडेट की जो होती है, मतलब जब मैं प्राइमरी की सिलेक्ट की, कैंडिडेट की, उसके बाद जो की बच जाती है वो आपकी क्या बनेगी? अल्टरनेट की बनेगी। फॉरेन की में क्या होती है? 2 टेबल्स होती हैं। जो फर्स्ट टेबल होती है उसमें प्राइमरी की होती है यानी कि यूनिक की, और सेकंड वाली टेबल में आपकी क्या होती है? फॉरेन की होती है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। जहाँ पे 2 टेबल्स की बात आ जाए तो बस आंख बंद करके कर देना फॉरेन की, ठीक है। इसके बाद देखो डिग्री। डिग्री क्या होती है? जहां पर कॉलम, देखो कॉलम हुआ, फील्ड हुआ, एट्रीब्यूट हुआ, इनके बीच में अगर रिलेशन पूछ ले तो आपका क्या बनेगा? डिग्री। क्या बनेगा? डिग्री। रो हुआ, टप्पल हुआ, रिकॉर्ड हुआ, है ना। ये आपके ये क्या बनाते हैं? आपके नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ टप्पल क्या बनाते हैं? आपके कार्डिनिटी बनाते हैं। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। फील्ड, एट्रीब्यूट, कॉलम, टप्पल, रो, रिकॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डोमेन जो है, डोमेन यहाँ पर क्या हुआ? कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो गई भाई? एक बच्चा है, एक जो एक जैसे राम है, ठीक है। अब आपके पास कितने सेक्शन है? सपोज वो 12th क्लास में, राम जो है वो 12th स्टैंडर्ड में, और 12th स्टैंडर्ड में जो है किसी स्कूल में 4 सेक्शन बने हुए हैं, ए, बी, सी और डी। तो राम जो है यहाँ पर एक ही सेक्शन में तो होगा, या तो वो ए सेक्शन में बिलोंग करता होगा, या वो बी में बिलोंग करता होगा, या वो सी में बिलोंग करता होगा, या डी में। ऐसा तो है नहीं कि वो चारों के चारों सेक्शन में होगा। बताओ मुझे कोई ऐसा हो सकता है कि वो 4 के 4 सेक्शन में हो? नहीं, वो एक ही सेक्शन में होगा, या तो ए में, या बी में, या सी में, या डी में, ठीक है। तो सपोज जो है राम जो है सी सेक्शन में है, तो ये जो है मतलब पॉसिबल वैल्यूज क्या है? सेक्शन ये है, लेकिन पर्टिकुलर जो राम ने सिलेक्ट किया, जो जहां पर वो बिलोंग कर रहा है वही तो सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो समझ में आया डोमेन क्या होता है? डिग्री, जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो आपकी डिग्री, जितनी नंबर ऑफ रो होंगी वो आपकी कॉलम, ठीक है, सॉरी कार्डिनलिटी। क्लियर है भाई? जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी वो आपकी क्या कहलाएगी? कार्डिनलिटी कहलाएगी। क्लियर है भाई? इसके बाद देखो कैंडिडेट की क्या होती है? यहाँ पर जो आपके ऊपर वाली अगर टेबल देखी उसमें जो सीरियल नंबर था, नेम था, वो आपके यूनिक वैल्यूज थी, और सीरियल नंबर जो है, सीरियल नंबर एंड नेम आर कैंडिडेट की, उसमें से जो है हम एक को क्या बना देंगे? प्राइमरी की बना देंगे, और जो आपकी बचेगी वो आपकी क्या बन जाएगी? अल्टरनेट की, ठीक है।
रिलेशनल एल्जेब्रा क्या होता है? रिलेशनल एल्जेब्रा जो है आपका कॉम्बिनेशन होता है सेट ऑफ ऑपरेंड्स एंड सेट ऑफ ऑपरेटर्स। इसके 4 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है सिलेक्शन, मतलब सिलेक्ट करना, जहां पे कंडीशन हम चेक करवाते हैं। प्रोजेक्शन, देन यूनियन, एंड यूनियन में जो है 2 टेबल्स को यूनियन करवा देंगे। कार्टेशियन में जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट करवा देंगे, ठीक है, बस, और कुछ नहीं करवाना। इतना ज्यादा डिटेल में नहीं कर रहे हैं, इसलिए मेन मेन चीजें बता रहे हैं। देखो यहाँ पे जो हम क्या करते हैं, कंडीशंस चेक करवाते हैं। प्रोजेक्शन जो है रिलेशनल जरा रिटर्न द कॉलम ऑफ अ टेबल दैट इन द एट्रीब्यूट लिस्ट, यूनियन करवा देंगे। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस करेंगे। रिलेशन आपका क्या होता है? रिलेशन आपका मतलब होता है टेबल। डोमेन जो होती है, जो ओरिजिनल सेट ऑफ एटॉमिक वैल्यू यूज टू मॉडल डेटा। टप्पल रो ऑफ टेबल होती है, एट्रीब्यूट कॉलम होता है। प्राइमरी की जो होती है यूनिकली आइडेंटिफाई करती है टेबल के अंदर, और नल नहीं होती, नल वैल्यूज नहीं होती। कैंडिडेट की जो होती है सेट ऑफ फील्ड्स होते हैं इन द रिलेशन दैट आर एलिजिबल टू एक्ट एज अ प्राइमरी की। अल्टरनेटिव की आउट ऑफ कैंडिडेट की आफ्टर सेलेक्टिंग की एज अ प्राइमरी की, द रिमेनिंग की जो है वो आपकी क्या कहलाएंगी? ऑल्टरनेट की कहलाएंगी। समझ में आया? प्राइमरी की सिलेक्ट करने के बाद जो आपकी कीज बचेंगी वो आपकी क्या कहलाएंगी? ऑल्टरनेट की। सिलेक्शन क्या होता है आपका? सिलेक्शन क्या होगा? सिलेक्शन इज अ रिलेशन एंड रिटर्न दोज टप्पल्स, मतलब उन टप्पल्स को रिटर्न जो है रिटर्न करेगा इन अ रिलेशन दैट फुलफिल अ कंडीशन, जो कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। प्रोजेक्शन क्या होता है? रिलेशन एज अ रिटर्न कॉलम, यहाँ पे जो है हम कॉलम को रिटर्न करते हैं दैट गिवन इन एट्रीब्यूट लिस्ट, ठीक है। यूनियन जो है वो हम यहाँ पे कंबाइन करवा देंगे 2 या 2 से ज्यादा टेबल्स को। कार्टेशियन में जो है टेबल्स इंफॉर्मेशन डिफरेंट टेबल्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट रिटर्न अ नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ रोज इन द फर्स्ट टेबल, मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे जैसे आप कार्टेशियन पहले करते आए थे ना मैथ्स वगैरह में, वैसे ही है, ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? ठीक है, अब ये समझ में आ गया। देखो एक तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है, जो है हमने जो है कीज देख ली हैं, देन हमने जो है आपका रो टप्पल ये सब देख लिया। अब हम देखेंगे नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन कहती है कि यहाँ पर हम जो है रिडंडेंसी को मिनिमाइज करवाते हैं, जो आपका डुप्लीकेट डेटा है हम उसको एलिमिनेट करवाते हैं, खत्म करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी 3 एनोमलीज आती हैं, इंसर्शन, अपडेट और जो है डिलीशन एनोमली। नॉर्मलाइजेशन डिवाइड करता है लार्जर टेबल इंटू स्मॉलर टेबल, लिंक दैम यूजिंग रिलेशनशिप। नॉर्मल फॉर्म इज यूज टू जो है रिड्यूस रिडंडेंसी। जो नॉर्मल फॉर्म होती है वो क्या रिड्यूस करवाती है? रिडंडेंसी को रिमूव करवाती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म के टाइप्स पूछे हैं। तो नॉर्मल फॉर्म जो है आपका 4 तरीके का होता है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म आपकी BCNF, ठीक है। तो ये आपकी नॉर्मल फॉर्म होती है। अब सभी की सारी की सारी नॉर्मल फॉर्म को देख लो बहुत अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमेशा एटॉमिक वैल्यू होती है। एटॉमिक वैल्यू जहां पे मिल जाए वहीं आप समझ लेना कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की बात हो रही है, ठीक है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, ध्यान से देखना, जो टेबल आपकी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगी, पहली कंडीशन ये होगी। सेकंड में क्या होगा, जब आपकी नॉन की एट्रीब्यूट आर फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। जब आपकी नॉन की एट्रीब्यूट जो आपकी फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट हो किसके ऊपर? प्राइमरी की के ऊपर, तो वो आपका क्या होता है? सेकंड नॉर्मल फॉर्म होती है। या फिर हम कहें कि इसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, मतलब जो नॉन की एट्रीब्यूट है पार्शली डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। पार्शली वर्ड आ गया, अगर फुल्ली की जगह आपको पार्शली वर्ड मिल जाए, यानी कि वहां पर आपकी पार्शली जो है मतलब पार्शियल डिपेंडेंसी आ रही है, तो आपकी सेकंड नॉर्मल फॉर्म नहीं होगी। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नो पार्शियल डिपेंडेंसी। थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात करूं तो रिलेशन इज थर्ड नॉर्मल फॉर्म, जब आपका फर्स्ट में होगा, सेकंड में होगा, तो आपका थर्ड में होगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे ट्रांजिटिव नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए। फोर्थ की बात करूं तो यहाँ पे जो आपकी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होनी चाहिए। फोर्थ में आपका मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, ठीक है। और फिफ्थ में आपकी जॉइंट डिपेंडेंसी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन आपका मैचअप से भी पूछ सकता है कि कौन सी फॉर्म में कौन सी डिपेंडेंसीज होती हैं, ठीक है। तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म को हम चाहे BC जो है बॉयसी कोड नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं, BCNF। तो BCNF की अगर फुल फॉर्म आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसमें आपकी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होती, ठीक है। क्लियर है भाई? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है आपका? एटॉमिक वैल्यूज देगी। अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल से समझा दूं, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो सब स्टूडेंट आईडी अक्षय है, अक्षय ने 2 सब्जेक्ट यहाँ पर चूज कर रखे हैं, तो मतलब लेकिन जो है एक कॉलम के अंदर 2 वैल्यूज आ रही हैं, 2 सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो ये आपका एटॉमिक नहीं है, एटॉमिक नहीं है। यहाँ पर जो है एक के अंदर क्या हो रही है? मल्टी वैल्यू आ रही है, मल्टी वैल्यू आ रही है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए? एटॉमिक। तभी हम कहेंगे कि वो आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे? देखो अक्षय, तो मैंने कंप्यूटर नेटवर्क को अलग किया, डिजाइनिंग को अलग किया, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अलग किया, ये तो आपका अलग ही था, मतलब अमन के पास तो एक ही सब्जेक्ट था। अंजलि ऑटोमेटा,
अंजलि कंपाइलर डिजाइन। तो मतलब हर एक को मैंने जो है अलग 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 दिया, एटॉमिक वैल्यू दी। तो इस ये जो रिलेशन है, ये जो यहाँ पर टेबल है, ये जो रिलेशन है आपका बाय डिफॉल्ट मतलब क्या है, एवरी रिलेशन इज फर्स्ट एनफ। दिस इज बिकॉज फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ रिलेशन स्टेट वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट मस्ट बी एटॉमिक। तो समझ में एटॉमिक क्या होता है, ये आपका एटॉमिक है, ठीक है। आगे देखो सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म आपका क्या कहता है, गिवन रिलेशन इज कॉल्ड सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो रिलेशन एक तो जो है ऑलरेडी आपका एग्जिस्ट करना चाहिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, क्या होना चाहिए, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, और उसके अंदर कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। सीधी सी बात ये है कि ऑल नॉन की एट्रीब्यूट आर फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की, इट इज कॉल्ड सेकंड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। पार्शियल डिपेंडेंसी मैं अब यहाँ पर थर्ड देखो भाई, थर्ड में क्या होता है, रिलेशन जो है वो आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। अगर आपको डिटेल में करना है तो मैंने नॉर्मलाइजेशन का बहुत ही ज़्यादा एक डेढ़ घंटे की क्लास दे रखी है, जिसमें मैंने नॉर्मलाइजेशन को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में करवा रखा है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है मेन पॉइंट्स में यहाँ पर बता रही हूँ, क्योंकि भाई अगर मैं नॉर्मलाइजेशन को डिटेल में करवाने लग गई तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, और हमें जो है एक डेढ़ घंटे में इसको पूरा लर्न करना है। तो रिलेशन जो है आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जो है होना चाहिए, मतलब पहले तो आपका सेकंड में होना चाहिए, ठीक है, और फिर जो उसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, तो आपका क्या होगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। बीसीएनएफ की बात करूं तो उसमें जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, और नॉन ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी ए बी इज द सुपर की ऑफ अ रिलेशन। देखो अगर आपको क्वेश्चन में सुपर की दिख जाए तो सुपर की जो है वो आपकी कहाँ पे होती है, बीसीएनएफ के अंदर। तो आंख बंद करके बीसीएनएफ कर देना, ठीक है, क्लियर है भाई। तो जो नॉन फंक्शनल डिपेंडेंसी है, नॉन ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी ए जो है वो आपका क्या होगा, सुपर की है, तो आपको फर्दर कोई भी चीज चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हाँ जी, अब देखो एसक्यूएल क्या होता है। ये तो हमने नॉर्मलाइजेशन पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया, की देख लिया, सब कुछ देख लिया हमने, जो है टप्पल कार्डिनलिटी सब कुछ देख लिया है ना, 20-22 मिनट में हमने फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लिया है। अब हम देख लें एसक्यूएल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो मैं इसकी भी आपको फटाफट एक टेबल करवा देती हूँ, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होगी, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है। एसक्यूएल जो है डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज टू मैनेज डेटा इन रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो क्या करता है, जो डेटाबेस को जो है डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज है जो मैनेज करता है डेटा इन रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। दिस इज अ स्पेशल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट टेबल, मैनेज डेटा और मैनिपुलेट डेटा, ठीक है। कुछ मैं आपको शॉर्ट पॉइंट्स भी करवाऊंगी ताकि जो आपको चीज़ें आसानी से याद रहें। एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है और डिजाइन की थी मैनेजिंग डेटा इन जो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज प्रोनाउंस्ड एज एसक्यूएल, समटाइम्स सीक्यूएल, ठीक है। तो हम समटाइम्स को सीक्वल लैंग्वेज भी कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहाँ पर डिस्कस करने वाला है वो ये है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एसक्यूएल कमांड को हम डिवाइड करते हैं इसमें डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज जो है ट्रांजेक्शन कंट्रोल, और डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। समटाइम जो ये सिलेक्ट है ये आपका जो है आपको डीएमएल के अंदर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, कभी कभी ये आपको सिलेक्ट में भी, जो सिलेक्ट है वो आपका डीएमएल में भी मिल जाएगा। तो जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है वो आपकी क्या करती है, टेबल को क्रिएट करवाती है। जो आपने टेबल बनाई है, लाइक सपोज आपने 3x3 की टेबल बनाई, ठीक है, इसमें 3 कॉलम है 3 रो है, 3x3 की आपने टेबल बनाई, तो टेबल को क्रिएट करना, टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। टेबल के स्ट्रक्चर को अगर मुझे जो है डिलीट करना है तो हम किसका यूज करेंगे, ड्रॉप कमांड का, अगर टेबल के स्ट्रक्चर को डिलीट करना है, ठीक है। अगर मुझे इसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करना है तो मैं ऑल्टर कमांड का यूज करूंगी। टर्न गेट से हम क्या करेंगे, कुछ जैसे पर्टिकुलर मैंने रो को डिलीट कर दिया, पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ड्रॉप और टर्नकेट में यही डिफरेंस होता है। ड्रॉप से क्या होगा, पूरी की पूरी टेबल एक बार में ही डिलीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। टर्नकेट से पर्टिकुलर रो और कॉलम को खत्म करवाते हैं, क्लियर है अभी। तो क्रिएट जो है वो आपके डेटाबेस में टेबल को क्रिएट करता है, ड्रॉप से जो है हम डिलीट करवाते हैं, ऑल्टर से जो है हम टेबल्स में चेंज करवाते हैं। लाइक सपोज मुझे अब यहाँ पर जो है 4 कॉलम चाहिए, तो भाई उसके लिए जो है हम ऑल्टर कमांड का यूज करेंगे, क्योंकि डेटाबेस में चेंज करना है। तो भाई डीडीएल कमांड ही है जो आपके डेटाबेस को जो है चेंज करवाती है, टेबल्स में चेंज करवाना, स्ट्रक्चर में चेंज करवाना, वो आपका किसका काम है, डीडीएल का, ठीक है। अब बात करूं डीएमएल की। डीएमएल में डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में अगर मुझे इनमें कोई वैल्यू इंसर्ट करवानी, सपोज 1 2 3, जो मैं ये वैल्यू इंसर्ट कर रही हूँ वो यहाँ से डीएमएल इंसर्ट कमांड से, अगर इन वैल्यूज में कुछ चेंज करना है स्ट्रक्चर में, यहाँ पर जो डीएमएल है यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे किसकी
की बात नहीं हो रही, स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हम वैल्यूज की बात करें, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर जो वैल्यूज में कुछ अपडेट करना है या वैल्यूज को मैं डिलीट करना चाहती हूँ तो यहाँ पर जो है मैं किसका यूज करूंगी, डीएमएल कमांड का, ठीक है। तो डीसीएल डेटा कंट्रोल जो कमांड लैंग्वेज होती है वो आपकी ग्रांट, अगर मुझे ग्रांट करना है, रिवोक करना है, उसके लिए जो है हम डीसीएल कमांड का यूज करेंगे। टीसीएल में अगर मुझे कमिट करना है, रोल बैक करना है, सेव पॉइंट करवाने हैं, तो ये सारा काम आपका ट्रांजेक्शन कंट्रोल का है। और यहाँ पर मुझे पर्टिकुलर कुछ सिलेक्ट करना है तो हम डेटा क्वेरी लैंग्वेज का यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर है भाई, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ड्रॉप, डिलीट और जो टर्नकेट है इनमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इनमें डिफरेंस रह ही जाता है, समझ में नहीं आते ये पॉइंट्स, ठीक है। क्लियर है। अब मैं कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता देती हूँ फटाफट। तो डेटा डेफिनेशन में आपको ऑलरेडी सब कुछ बता चुकी हूँ। क्रिएट मतलब पूरी कहानी यहाँ पर स्ट्रक्चर की है, स्ट्रक्चर जितना आप क्रिएट करवाओगे वो करवाओगे सारा वही है, ठीक है। हाँ जी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लो। द एम्प्लॉय सैलरी शुड नॉट ग्रेटर देन, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये जो क्वेश्चन है कई बार आया है कि जो एम्प्लॉय की सैलरी है शुड नॉट ग्रेटर देन 2000, अगर 2000 से ज्यादा नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जो है वो यूज किया जाता है इंश्योर एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इन रिलेशनल डेटा बेस। क्यों यूज करते हैं, एक्यूरेसी को जो है इंश्योर करने के लिए, कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इन डेटा बेस, ठीक है। एसक्यूएल जो है, एसक्यूएल डेटाबेस क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी डेटाबेस। अपडेट टेबल, टेबल को अपडेट करवाते हैं, कमांड इज यूज टू अपडेट द टेबल ऑफ कंटेंट ऑफ टेबल। डिलीट करवाते हैं टेबल में कमांड को, मतलब पर्टिकुलर अगर मुझे कोई डिलीट करवानी है, ठीक है, तो डिलीट करवाने के लिए। स्टोर्ड इन टेबल, व्हेन वी यूज डिलीट कमांड टेबल इज नॉट डिलीटेड, अगर मैं जो है डिलीट कमांड यूज करती हूँ, मैंने जस्ट अभी आपको बताया था डीएमएल के अंदर आपकी डिलीट कमांड होती है, तो डिलीट कमांड से आपकी टेबल डिलीट नहीं होती, लेकिन जो वैल्यूज हैं उसके अंदर वो डिलीट होती हैं, ठीक है। ओनली डेटा स्टोर, जो डेटा स्टोर है टेबल के अंदर वो डिलीट होता है, ना कि पूरी जो है आपकी टेबल डिलीट हो। अगर मुझे टेबल के स्ट्रक्चर को डिलीट करना है तो मैं किस कमांड का यूज करूंगी, ड्रॉप कमांड का, है ना। तो ड्रॉप टेबल यूजिंग द कमांड वी कैन डिलीट और टेबल और रिलेशन, पर्टिकुलर टेबल या रिलेशन को डिलीट करने के लिए हमें कौन सी कमांड का यूज करना पड़ता है, ड्रॉप कमांड का। क्लियर है भाई, क्लियर है। इसके बाद देखो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है डेटाबेस में जो रिडंडेंसी यानी कि डुप्लीकेसी ऑफ डेटा को रिमूव करवाता है, जो आपकी इंसर्शन एनोमलीज आती है उसको रिमूव करवाता है, अपडेट एनोमली को, डिलीशन एनोमली को, इन सभी को क्या करवाता है, रिमूव करवाता है, ठीक है। ऐसे ही मैं जो है इक्विवेलेंट डेटाबेस कंसेप्ट की बात जो है यहाँ पर देखो, रिलेशन क्या होता है, टेबल होता है, टप्पल आपके रो रिकॉर्ड होते हैं, एट्रीब्यूट कॉलम और फील्ड होते हैं, कार्डिनेटिव नंबर ऑफ रोज होती है, डिग्री नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, प्राइमरी की यूनिक आइडेंटिफायर होता है, और डोमेन आपका पूल ऑफ लीगल वैल्यूज होता है, ठीक है। क्लियर है भाई, ये सारे पॉइंट्स हम कर चुके हैं और आपको जो है पढ़ने में मजा भी आ रहा होगा कि ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। मतलब जब आप रिवाइज करो ना तो इस तरीके से रिवाइज करो कि आपको सब कुछ आता है। द रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग कैलकुलस, ठीक है। आपको क्वेश्चन दे रखा है ये वाला और आपको बताना है, ठीक है। तो द गिवन रिलेशनल अलजेब्रा हैविंग टू टप्पल्स, आपके पास दो टप्पल्स हैं, सच एज टी ए इज इक्वल टू 10, टी बी आपका क्या है 20, ठीक है। तो टप्पल हैविंग a इज इक्वल टू 10 एंड इंटरसेक्शन b 20 इज इक्वल टू द a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा, ये वाला इंटरसेक्शन, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे सही होगा। क्लियर है भाई। इसके बाद देखो रिलेशन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईआर मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जो रिलेशन जो है वो आपका प्रोड्यूस है ईआर मॉडल से। ईआर मॉडल इज ऑलवेज इन कौन सी नॉर्मल फॉर्म में होता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, अभी तक नहीं आया लेकिन आपके नेट वगैरह में और जो पीजीटी आपका डीएसएसबी एग्जाम है वहां पे आ चुका है। ईआर मॉडल का जो रिलेशन वो कहां पे प्रोड्यूस होता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। Factless fact table in a database warehouse contain only surrogate keys. The factless fact table is a fact that does not contain any fact, ठीक है। इसके बाद देखो इन रिलेशन स्कीमा इच टप्पल इज डिवाइडेड इनटू फील्ड कॉल्ड डोमेन्स, मतलब रिलेशन स्कीमा में जो टप्पल्स हैं वो डिवाइडेड किसमें, फील्ड में किए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डोमेन्स कहते हैं, ठीक है। डैश इज अ लॉजिकल डिजाइन ऑफ डेटाबेस, मतलब कौन आपका जो है लॉजिकल डिजाइन है डेटाबेस का, तो डेटाबेस स्कीमा। एंड वाइल इज स्नैपशॉट ऑफ डेटा इन द डेटाबेस एट अ पॉइंट इन टाइम, तो इसको हम क्या कहेंगे, डेटाबेस इंस्टेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। डिवीजन ऑपरेशन जो है वो एसक्यूएल इज डिफाइंड फॉर कन्वेंशन ऑफ डीलिंग विद क्वेरीज दैट इन्वॉल्व यूनिवर्सल क्वांटिफायर और ऑल कंडीशंस, ठीक है। अब देखो ये आपका काम करने, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो,
यहाँ से जो आपको कैंडिडेट की फाइंड आउट करनी है, क्या पता आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कैंडिडेट की को फाइंड आउट करो, तो आपको दे रखा है ए बी, बी उस बी से डी पे जा रहे हैं, ई से सी पे जा रहे हैं, डी से ए पे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कैंडिडेट की फाइंड आउट करनी है। तो कैंडिडेट की वो होती है जिससे आपको सारी की सारी वैल्यूज मिल जाए। तो अगर मैं ए लूँ, ए से मुझे क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है और बी मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है नहीं, और कुछ मुझे नहीं मिल रहा। अगर मैं बी सी लूँ तो बी सी से आपको बी मिला, सी मिला, डी मिला, ठीक है, और क्या मिला आपको, और डी से आपको ए मिल गया, ए से आपको बी मिल गया, ठीक है, लेकिन आपको जो है ई नहीं मिला। आपको क्या नहीं मिला, ई नहीं मिला, है ना। तो भाई ई मिलाने के लिए आपको यहाँ पर ई लेना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई एक तो आ जाएगा आपका ये, एक तो ये हो जाएगी आपकी बी सी और ई, बी सी और ई। बी सी से आपको जो है डी मिल गया, डी से आपको ए मिल गया, ए से आपको बी मिल गया, और ई से आपको सी मिल गया, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है भाई, ठीक है। इसके बाद देखो, इस तरीके से जब आप फाइंड आउट करोगे तो सबसे पहले आपकी होगी ई एफ ए। ई एफ ए क्या कर रही है, ई सॉरी एफ भी तो है, एफ तो हमें लेना ही लेना पड़ेगा, मतलब एफ है तो हमें एफ तो हर कंडीशन में लेना ही पड़ेगा। तो ई एफ ए, तो ई एफ और ए, तो ई एफ और ए, तो आपको ई मिल गया, एफ मिल गया और ए मिल गया, है ना। फिर उसके बाद ए से आपको क्या मिला, बी मिला, ठीक है, और ई से आपको क्या मिल गया, सी मिल गया, और बी सी आ गया तो आपका डी भी मिल गया। समझ में आया। तो आपका एक तो ये हो गया। फिर जो है ई एफ बी, ई एफ और बी, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि आपको सी चाहिए, है ना। सी चाहिए तो आपको ये लेना ही पड़ेगा। तो ई एफ और बी, तो इससे देखो इसको भी, इससे भी सारे मिल रहे हैं। ई एफ सी से जो है आपको नहीं मिल रहे तो ये नहीं होगा। ई एफ डी से भी आपको सारे मिल रहे हैं, तो ये जो है आपकी क्या होंगी, कैंडिडेट कीज होंगी, ठीक है। समझ में आया। तो भी कैंडिडेट की हम इस तरीके से देखते हैं कर करके, ताकि जो आपकी सारी वैल्यूज अगर आपको जिसमें मिल जाए तो वही आपकी क्या बनाएगी, कैंडिडेट की बनाएगी, ठीक है। टप्पल रिलेशन कैलकुलस P1 इज P2 इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P1 यूनियन P2। तो ये चीज आपको याद रखनी है, कौन किसके बराबर होता है, ठीक है। इन एसक्यूएल क्वेरी इन्वॉल्व नॉट एंड और नो पैरेंथेसिस। नॉट विल बी इवेल्युएटेड फर्स्ट। वे जो नोट है वो हम सबसे पहले इवेल्युएट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ठीक है। DSSB TGT के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो मे बी अब की बार जो है आपके क्वेश्चन में आ जाए। तो नोट जो है वो सबसे पहले इवेल्युएट करते हैं, फिर एंड को करते हैं और लास्ट में करते हैं और को, ठीक है। नोट विल बी इवेल्युएटेड फर्स्ट, और विल बी इवेल्युएटेड सेकंड, ठीक है, एंड विल बी इवेल्युएटेड लास्ट। एज क्लोज इज यूज्ड इन एसक्यूएल फॉर रीनेम ऑपरेशन। एज क्लोज जो है वो हम किस लिए यूज करते हैं, रीनेम के लिए। क्वेश्चन आ सकता है अभी। एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी इन सेट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोजर ऑफ एफ, देन दिस इज कॉल्ड एज ई इज अ कवर्ड बाई एफ, ठीक है। अब यहाँ पे ऑपरेटर्स देख लो, प्लस माइनस, आइडेंटिटी नेगेशन, मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवीजन, प्लस माइनस ये एडिशन सब्ट्रैक्शन कॉन्केटेशन, ठीक है। ये आपके कंपैरिजन के आ जाएंगे। ये नोट जो है एक्सपेंशन, लॉजिकल नेगेशन एंड कंजक्शन के लिए और डिस्टिंक्शन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे भाई। अब जो है मतलब ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं, ये सारी चीज़ें हमने कवर अप कर ली हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे भाई अपना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एक तरीके से हमने मेन जो पॉइंट्स थे, मेन जो चीज़ें थी वो हमने सारी डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। अब जो है हम जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो डेटाबेस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन को किसने डेवलप किया था। नॉर्मलाइजेशन को किसने डेवलप किया था, एडगर एफ कोड ने, ठीक है। जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कब किसने किया था। और नॉर्मलाइजेशन हम क्यों यूज करते हैं, डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करवाने के लिए। नेक्स्ट देखो, ठीक है। आगे आगे वाला क्वेश्चन देखो, व्हेन टू एंट्रीज अबाउट द सेम डेटा। अगर सेम डेटा है आपका और आप जो है एंट्रीज करवा रहे हो एंड डू नॉट एग्री, द डेटाबेस इज सेड टू बी, मतलब डेटाबेस आपका क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, अनसिक्योर्ड होगा, इंटेंट होगा, इंटीग्रेटेड होगा, ठीक है। बेस सेम डेटा की आप एंट्री करवा रहे हो लेकिन वो एग्री नहीं कर रहा है एक दूसरे के साथ, मतलब अलग अलग डेटा आपका आ रहा है, तो ऑब्वियसली डेटा आपका इनकंसिस्टेंट है। भाई अगर दोनों का डेटा मतलब आप सेम डेटा पे एंट्री करवा रहे हो, दोनों का सेम आना चाहिए था लेकिन आ रहा है अलग अलग, सेम आता तो डेटा आपका कंसिस्टेंट होता,
ठीक है, अलग अलग आ रहा है यानी कि इनकंसिस्टेंट है, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन रिलेशन, एट्रीब्यूट के बीच में रिलेशन, जैसे अभी मैंने कहा था कॉलम के बीच में रिलेशन हो, एट्रीब्यूट हो, फील्ड हो, तो वो आपका क्या बनाता है, डिग्री, क्या बनाता है, डिग्री, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो, द एबिलिटी टू मॉडिफाई द डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना एंड नॉट हैव टू चेंज द प्रोग्राम यूजिंग डेटा इज कॉल्ड, मतलब आप क्या करवा रहे हो कि भाई डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो है मॉडिफिकेशन करवा रहे हो, लेकिन एंड नॉट हैव टू चेंज द प्रोग्राम, लेकिन आप प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं करवा रहे यूजिंग डेटा, इसको हम क्या कहेंगे, डेटा इंडिपेंडेंस, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो, डैश इज अ पूल ऑफ वैल्यूज विच द एक्चुअल वैल्यूज अपीयरिंग इन अ गिवन कॉलम आर ड्रॉन, इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रिंग डोमेन। जस्ट अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, पूल ऑफ वैल्यूज, जस्ट अभी हमने शॉर्ट फॉर्म में किया था, मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पे करवाया था मैंने आपको, रिलेशन इच टपल इज डिवाइडेड इनटू फील्ड्स, नहीं मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी भाई, पूल ऑफ लीगल वैल्यूज, डोमेन दिखाई दे रहा है भाई, दिखाई दे रहा है, पूल ऑफ लीगल वैल्यूज। ठीक है, तो क्या होगा आपका डोमेन, तो सेम 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 डेफिनेशन आई है, पूल ऑफ, दैट इज आंसर इज बी। आगे देखो, डैश इज अ फाइल दैट कंटेन डेटा अबाउट डेटा, डेटा अबाउट डेटा, डेटा अबाउट डेटा आपका क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा, डेटा अबाउट डेटा आपका क्या होगा, डेटा अबाउट डेटा आपका मेटा डेटा होता है, क्या होता है, मेटा डेटा, और मेटा डेटा आपका कहाँ पे स्टोर होता है, डेटा डिक्शनरी में, मेटा डेटा को कहाँ पे स्टोर करवाते हैं, डिक्शनरी में, तो आंसर हो जाएगा डेटा डिक्शनरी। ठीक है, आगे देखिए, वैन यूजर डज नॉट एंटर अ वैल्यू फॉर अ कॉलम, अगर यूजर जो है आपकी वैल्यू को एंटर नहीं करता कॉलम के अंदर, वैल्यू इज ऑटोमेटिकली इंसर्टेड इन फील्ड यूजिंग कंस्ट्रेंट, तो हम उसको क्या कहेंगे, डिफॉल्ट, क्या कहेंगे, डिफॉल्ट। यूनिक में जो है कोई वैल्यू रिपीटेड नहीं होती, चेक में वैल्यू को हम चेकिंग वगैरह करवाते हैं। उसके बाद देखो, ऑपरेशन which allow combining of two relation by merging pair of tuples one from each relation into a single tuple, क्या कहेंगे उसको, भी मर्ज करवा रहे हो तो क्या करेंगे, ज्वाइन ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, आगे देखो, द ऑपरेटर विच टेक द रिजल्ट ऑफ द टू क्वेरीज एंड रिटर्न ओनली रो दैट अपीयर इन बोथ रिजल्ट साइट इज, ठीक है, क्या बोल रहा है कि भाई आपके पास क्या है, ऑपरेटर है विच टेक रिजल्ट ऑफ टू क्वेरीज एंड रिटर्न ओनली रो, सिर्फ रो को जो है वो रिटर्न करवा रहा है, तो कौन सा ऑपरेटर होगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इंटरसेक्शन लगाएंगे, कौन सा, इंटरसेक्शन। ठीक है, आगे देखो, द लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर विद वन टू मैनी रिलेशन, आपको जो है लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर बताना है जो आपका वन टू मैनी रिलेशन बताए, क्या बताए, वन टू मैनी रिलेशन बताए। तो सभी का देख लो भाई, जब नेटवर्क है, नेटवर्क में क्या होता है, सारे जो कनेक्शन है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, सभी जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, आप देख सकते हो ये इस तरीके से एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, सारे जो है इस तरीके से। ट्री में क्या हुआ, मतलब ये तो ये वाला जो है फिर क्या हो जाएगा आपका, मैनी टू मैनी रिलेशन बना रहा है, ये वाला जो है सबसे रिलेटेड है, ये वाला जो है सबसे रिलेटेड है, मतलब हर एक जो है वो सभी से रिलेटेड है। ट्री की बात करें तो ट्री में एक रूट नोड होता है, देन आपके चाइल्ड्स निकलते हैं, फिर जो है ये एज अ चाइल्ड जो है रूट नोड बनेगा, फिर जो है इसके चाइल्ड निकलेंगे, फिर इस तरीके से, मतलब ये वन है इसके साथ मैनी लोगों का रिलेशन है, ये वन है इसके साथ मैनी लोगों का रिलेशन है। ठीक है, तो जो ट्री होता है वो वन टू मैनी रिलेशन बनाता है, और क्वेश्चन में यही पूछा था कि वन टू मैनी रिलेशन कौन बनाता है, तो ट्री। ठीक है, चेन में इस तरीके से रिलेशन बनता है, टेबल में आपका इस तरीके से रिलेशन बनता है। ठीक है, तो वन टू मैनी आपका कहाँ पे बना, ट्री में, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे देखो, की रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, की जो होती है वो क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, उसको हम क्या कहेंगे, टेबल्स के बीच में। भाई दो टेबल आप कहाँ पे यूज करते हैं, प्राइमरी में तो एक ही टेबल होगी, सेकेंडरी में भी, लेकिन फॉरेन की में हम दो टेबल्स यूज करवाते हैं। ठीक है, मतलब एक में आपकी प्राइमरी की होती है, सेकेंडरी में आपकी फॉरेन की रहती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फॉरेन की। आगे देखो, द मेथड ऑफ विच असेस विच यूज की ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज, मतलब आप क्या करवा रहे हो, मेथड जो है मतलब कौन सा जो है आप यूज करोगे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, डायरेक्ट करवा रहे हो, यानी कि हैश फंक्शन में जो है हम यूज करवाते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे देखो, द सेट ऑफ परमिटेड वैल्यू फॉर इच एट्रीब्यूट इज कॉल्ड, मतलब आपको सेट ऑफ परमिटेड वैल्यू बतानी है, एट्रीब्यूट, हम उसको क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट रेंज, क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट रेंज, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए, द फंक्शन देन एन एंटिटी प्लेज इन अ रिलेशनशिप इज कॉल्ड द एंटिटी, क्या प्ले करती है भाई, रोल। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। डैश कंस्ट्रेंट एंश्योर दैट नो टू रोज
हैव सम सेम वैल्यू इन स्पेसिफाइड कॉलम, ठीक है, मतलब कोई भी जो दो जो हैं वो सेम नहीं होंगी, मतलब यूनिक वैल्यूज होंगी, तो आंसर हो जाएगा यूनिक, ठीक है। आगे देखो, डैश नॉर्मल फॉर्म इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के कंसेप्ट पे कौन बेस्ड होता है? फंक्शन। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एटॉमिक वैल्यूज होती है, सेकंड में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होती, जो आपकी थर्ड है उसमें मल्टी वैल्यू, फोर्थ में जो सॉरी बीसीएनएफ में आपका मल्टी वैल्यू, फिफ्थ में आपकी जॉइंट डिपेंडेंसी और थर्ड में आपकी ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव से रिलेटेड कौन है? थर्ड नॉर्मल फॉर्म, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो, नंबर ऑफ रोज इन रिलेशन, रो के बीच में रिलेशन क्या कहलाता है? कार्डिनलिटी, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो, डैश मीन्स यूनिफिकेशन ऑफ सेवरल अदरवाइज डिस्टिंक्ट डेटा फाइल्स विद डेटा रिडंडेंसी अमंग दोज फाइल्स पार्शली और होली एलिमिनेटेड, उसको हम क्या कहेंगे? इंटीग्रेटेड डेटा बेस। क्या कहेंगे? इंटीग्रेटेड डेटा बेस, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, ठीक है। द प्रोसेस टू प्रॉपरली डिफाइन द डेटा बेस, ठीक है, द प्रोसेस टू प्रॉपरली डिफाइन द डेटाबेस टेबल टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी मिनिमाइज रिडंडेंसी एंड डेटा इंटीग्रिटी इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं? मतलब हम डेटा क्या कर रहे हैं? रिडंडेंसी को मिनिमाइज कर रहे हैं, तो रिडंडेंसी मिनिमाइज कौन करवाता है? नॉर्मलाइजेशन करवाता है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कई बार पढ़ चुके हैं भाई। आगे देखो, एन एप्लीकेशन सिस्टम एनालिसिस कंसर्न अबाउट ऑल द डेटाबेस एट लेवल, मतलब जो कौन से लेवल पे होगा? आपका लॉजिकल लेवल, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो, इन ईआर डायग्राम वीक एंटिटी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो वीक एंटिटी सेट है उसको हम किससे? डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना, और जो स्ट्रांग होती है उसको सिंगल से करते हैं। और वीक एंटिटी सेट जो होती है वो टोटल पार्टिसिपेशन करती है। टोटल पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि अगर मैं कमजोर हूँ तो जो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग वाला बंदा है मैं उससे उसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होंगी, ना कि थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत वो डिपेंडेंट होता है जिसको जो है वो अपने ऊपर जो है, मतलब जो वीक ना हो। स्ट्रांग बंदा जो है वो तो हल्का फुल्का किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, अदरवाइज पूरा खुद के ऊपर डिपेंडेंट। लेकिन वीक एंटिटी जो है वो पूरी की पूरी डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर? दूसरे के ऊपर, इसलिए जो है टोटल पार्टिसिपेशन रहता है इसका। तो इसको जो है डबल लाइन बॉक्स से हम करते हैं और ये टोटल जो है पार्टिसिपेशन इसका रहता है। क्लियर है भाई? आगे देखो, इन रिलेशन R2 फॉरेन की, मतलब जो रिलेशन R2 है उसमें आपकी फॉरेन की है, और जो आपकी रिलेशन R1 है, मतलब R2 में फॉरेन की है और R1 के अंदर जो है आपकी प्राइमरी की है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन में कॉज वायलेशन, कौन सा ऑपरेशन है जो आपका वायलेशन करेगा? मतलब एक दूसरे के बीच में, मतलब वायलेशन, मतलब अगर मैं कुछ ऐसा करूँ, इंसर्ट डिलीट करवाऊँ, तो जो वायलेशन कहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है, रेफरेंस इंडिकेटिव कंस्ट्रेंट, वो आपको बताना है। क्लियर है भाई? तो यहाँ पे देखो, insert into R1, delete into, insert into R2, delete from R1, delete from R2। तो देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने। R2 वैल्यू प्रेजेंट इन R1 प्राइमरी, मतलब जितनी आपकी R2 में वैल्यू वो सारी की सारी आपकी R1 में प्रेजेंट होनी चाहिए। समझ में आया? समझ में आया? इसलिए जो है मैं जो है अगर मैं इंसर्ट करूं, अगर मैं R2 में कुछ इंसर्ट करती हूँ और वो आपका R1 में नहीं है, समझ में आया? अगर मैं इसके अंदर कुछ इंसर्ट करूं, सपोज इसमें 4 वैल्यू और इसमें जो है आपकी इसमें भी 4 वैल्यू है, इसमें एक और वैल्यू इंसर्ट करूं, लेकिन वो आपकी R1 में होनी चाहिए। तो इंसर्ट करते वक्त जो है अगर मैं R2 में कुछ इंसर्ट करती हूँ तो आपका वोलेशन होगा। लेकिन अगर मैं R1 में जो है इंसर्ट करूँ, ये कंडीशन नहीं है कि R1 में जो वैल्यूज है वो आपकी R2 में होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई R1 में कुछ भी इंसर्ट करूँ कोई दिक्कत नहीं, वायलेशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं R2 में इंसर्ट करती हूँ तो आपका वायलेशन होगा। इसके बाद अगर मैं डिलीट करती हूँ R1 में, अगर मैं यहाँ से कुछ डिलीट करती हूँ, मैंने यहाँ से कुछ डिलीट कर दिया, तो जो है आपके R2 में भी वायलेशन होगा। अगर मैं R2 से कुछ डिलीट कर दूँ, मुझे R1 में फर्क नहीं पड़ता। तो वायलेशन कहाँ हुआ? जब आप इंसर्ट करो रिलेशन 2 में और जब आप डिलीट करो R1 में, तब आपका वायलेशन होगा। तो यानी कि सेकंड और थर्ड में आपका वायलेशन हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद देखो, अज्यूम दैट ए बी से जो है वो सी जा रहा है, सी से आपका डी जा रहा है और डी से आपका ए जा रहा है साइमल्टेनियसली। सेटिस्फाई द रिलेशन, व्हाट आर द कैंडिडेट की। कैंडिडेट की आपको बताना है, जस्ट हमने अभी कैंडिडेट की निकालना सीखा था। कैंडिडेट की में क्या होता है कि भाई मतलब आपकी सारी वैल्यूज आ जाए। तो मैंने यहाँ पर ए बी लिया, तो ए बी से आपको क्या मिल रहा है? ए बी मिला, ए बी से आपको सी मिल गया और सी से आपको डी मिल गया, ठीक है। तो ए बी आपकी कैंडिडेट की होगी। अब देखो सी डी, अगर मैं सी डी ले लूँ,
मैंने ए बी लिया तो आपकी सारी वैल्यूज आ रही है। अब मैंने सी डी ले लिया, मतलब ए बी लिया तो सारी वैल्यूज आ गई। सेकेंड वाले में सी डी है तो मैंने सी डी लिया, सी डी लिया तो जो है सी से आपको डी मिल गया, सी डी से आपको क्या मिल गया, ए। लेकिन आपको बी तो मिल ही नहीं रहा, आपको बी तो मिल ही नहीं रहा, तो यानी कि ये तो आपकी होगी नहीं क्योंकि मुझे बी नहीं मिला इससे। अब नेक्स्ट देखो ए डी, ए डी देखो भाई, ए डी तो है ही और डी से आपको ए मिल रहा है, बाकी तो कुछ मिल ही नहीं रहा, तो भाई यहाँ पे आपका ना ही सी है और ना ही बी है, तो ये भी आपकी कैंडिडेट की नहीं होगी। ठीक है, अब देखो ए बी नहीं है, ए बी तो है लेकिन सी डी नहीं है। यहाँ पे देखो ए बी तो है लेकिन अब डी बी के लिए चेक करते हैं। मैंने डी बी के लिए चेक किया तो मैंने डी से मुझे क्या मिला, मतलब डी बी तो मेरे पास है ही, डी से मुझे क्या मिल गया, ए, और मेरे पास ए बी आ गया तो ए बी से मुझे क्या मिल गया, सी, तो यानी कि मुझे सारी मिल गई, यानी कि डी बी आपकी क्या होगी, कैंडिडेट की होगी, तो ये भी कैंडिडेट की होगी, ये भी होगी, तो यानी कि सी आंसर आपका सही है। ए बी सी डी ये तो आपकी सुपर की हो गई भाई, सुपर की है ना, और बी सी, यहाँ पे बी सी नहीं होगा, यहाँ पे क्या है बी सी, बी सी को देख ले, अगर मैं बी और सी लेती हूं तो क्या बी और सी से आपको मिल रहा है, बी और सी लिया तो भाई आपको जो है बी मिला, सी मिला, सी से आपको क्या मिल गया, डी मिल गया, डी से आपको ए मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये आपका सुपर की है, इसमें सारी की सारी वैल्यूज आती हैं, और हमारा कैंडिडेट की क्या कहता है कि जो सुपर की को मिनिमाइज करके जो आता है वो हमारी कैंडिडेट की होती है। ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ पर डी आंसर नहीं होगा। समझ में आया डी क्यों नहीं होगा। आगे देखो, रिलेशनल एग्जैक्ट क्वेरी दैट 5 कस्टमर नेम, आपको कस्टमर नेम फाइंड करना है जिसका जो बैलेंस है मोर देन 1000, मतलब जो बैलेंस है वो 1000 होना चाहिए। तो भाई मैंने आपको बताया था, एक हमने सिलेक्शन लिया था, एक प्रोजेक्शन लिया था। सिलेक्शन में मैंने कहा था कि हम कंडीशन को चेक करते हैं और प्रोजेक्शन में जो है कंडीशन को चेक नहीं करते, जस्ट अभी पढ़ा था। तो देखो पाई में कंडीशन चेक हो रही है तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें पाई में कंडीशन चेक हो रही है, गलत हो जाएगा, तो 2 ऑप्शन तो आपके गलत हो गए। पाई कस्टमर नेम जिसका जो बैलेंस है वो 1000 से ऊपर होना चाहिए, ये कंडीशन आपकी बिल्कुल सही है क्योंकि कंडीशन सिलेक्शन के साथ चेक हुई है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बैलेंस को पहले ग्रेटर देन कर दिया, कस्टमर नेम आपका बाद में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। आगे देखो, अ रिलेशन इन विच एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट, और डायरेक्ट डेफिनेशन आ रही है कि भाई जो नॉन की एट्रीब्यूट है वो पूरा का पूरा फंक्शनली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, प्राइमरी की के ऊपर, और उसके अंदर कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है। तो ऊपर वाली स्टेटमेंट कह रही है सेकंड नॉर्मल फॉर्म को और नीचे वाली कह रही है थर्ड नॉर्मल फॉर्म को, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा, जो हमारी हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म होगी वो हमारा आंसर होगा, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन रिक्वायर 2 टेबल्स एज इनपुट हैविंग लिस्ट 1 कॉलम कॉमन कॉलम। ठीक है, कॉमन की बात हो रही है तो आंसर हो जाएगा ज्वाइन। इसके बाद देखो डबल इक्लिप्स, डबल इक्लिप्स जो है होता है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, डबल इक्लिप्स आपका रिप्रेजेंट करता है मल्टी वैल्यूड। किसको रिप्रेजेंट करेगा, मल्टी वैल्यू को, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद देखो, रिलेशन इन विच एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की, मतलब नॉन की एट्रीब्यूट जो है वो पूरा का पूरा फंक्शनली डिपेंडेंट है और उसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी नहीं है। सेम क्वेश्चन आपका 2017 वाला रिपीट हो रहा है, तो भाई आपका आंसर हो जाएगा थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, जो है इंटरसेक्शन ऑपरेशन ऑन 2 डेटाबेस रिलेशन, इंटरसेक्शन हम किस तरीके से लगाते हैं, इंटरसेक्शन लगा रहे हैं तो भाई आपके दोनों लोगों की एसोसिएटिव भी होगा और आपका कम्यूटेटिव भी होगा, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद देखो, रिलेशन एबीसी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग इनफ्रेंस रूल। तो इनफ्रेंस रूल में जो है आपका क्या होता है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी होती है, यानी कि ए बी में जा रहा है, बी सी में जा रहा है, तो ए का सी के से भी रिलेशन होगा, तो ये आपका ट्रू है। ठीक है, सी भी ट्रू है, डी भी ट्रू है, लेकिन बी वाला नहीं है, ये वाला यहाँ पे ऐसे हम नहीं लेते। ठीक है, तो बी आंसर आपका गलत हो जाएगा। इन रिलेशन स्कीमा आर वेन एवर नॉन फंक्शनल ट्राइवल डिपेंडेंसी, डायरेक्ट मैंने अभी जस्ट आपको डेफिनेशन करवाई थी, एक्स जो है वो ए पे होल्ड कर रहा है, रिलेशन आर एक्स इज ए सुपर की, रिलेशन आर इज, मतलब जहां पे मैंने बोला कि ये होल्ड कर रहा है और नॉन फंक्शनल ट्राइवल है और सुपर की है, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी सी एन एफ, बॉयसी कोड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, आगे देखिए, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ रिलेशन इन डेटाबेस चूज अ फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट आपको चूज करनी है। ठीक है, कि कौन सा यहाँ पर गलत है।
देयर कैन बी मोर देन वन सुपर की, एक से ज्यादा सुपर की हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है भाई, सारी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कैंडिडेट की है मिनिमल सुपर की, कैंडिडेट की जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। जस्ट अभी हमने पीछे जैसे आंसर किया था कि भाई सी और डी दोनों ही जो है आपके आ रहे थे, लेकिन हमने वो आंसर चूज किया जहां पर आपका मिनिमम जो है कैंडिडेट की आ रहा हो, ठीक है। एबीसीडी तो आपका मैक्सिमम हो गया ना भाई, लास्ट ऑप्शन हो गया अभी एबीसीडी, चार ही एट्रीब्यूट है और सारे के सारे मैंने ले लिए, तो वो आपका सुपर की होगा, ना कि आपका कैंडिडेट की, ठीक है। तो कैंडिडेट की जो होती है मिनिमल होती है सुपर की का, तो भाई बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। वन ऑफ द कैंडिडेट की इज डेजिग्नेटेड एज ए प्राइमरी की, जो मतलब अगर मेरे पास 3 कैंडिडेट की आई है तो उसमें से एक को मैं क्या बना दूंगी, प्राइमरी की बना दूंगी, तो ये भी आपका ट्रू है। फिर बोल रहा है प्राइमरी की ऑब्टेन बाय रिमूविंग वन और मोर एट्रीब्यूट फ्रॉम कैंडिडेट की, भाई जो मेरे पास प्राइमरी की आई है, मैंने जो कैंडिडेट की आई थी उसमें से मैं कुछ एट्रीब्यूट को रिमूव करके प्राइमरी की बनाऊंगी, तो ये गलत है। जो मेरे पास आएगी उसमें से मैं मिनिमम की उसको क्या बना दूंगी, प्राइमरी की, तो ये आपका जो है फॉल्स स्टेटमेंट आ जाएगा, और फॉल्स ही पूछा था तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो, कंसीडर अ वीक एंटिटी सेट इन अ डेटाबेस, कार्डिनरी रेशियो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, वीक एंटिटी सेट इन देयर बाइनरी आइडेंटिफिकेशन। तो इसके बीच में जो रिलेशन होता है, किसके बीच में, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट और वीक एंटिटी, इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो होगा 1 to many का, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे देखो, कॉन्फ्लिक्ट डेटाबेस की बात हो रही है, आपके पास दो हैं, एक है T1 और एक है T2, कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन है, दो जो है सेम ट्रांजेक्शन्स हैं और जो है सीक्वेंस फॉलो कर रही हैं, तो ये जो प्रॉब्लम होती है आपकी लोस्ट अपडेट की प्रॉब्लम। कौन सी होती है, लोस्ट अपडेट प्रॉब्लम होती है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपके DBMS के क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए हैं। अब हम बात करेंगे एसक्यूएल के क्वेश्चंस की, ठीक है। एसक्यूएल के क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं। बोल रहा है इन डेसिमल डेटा टाइप इंडिकेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट नंबर इज टू हैव। आपके पास जो है आपके डेसिमल डेटा टाइप है इस तरीके से 1.253, इंडिकेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, कितनी जो है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बिट है, टोटल की बात पूछ रहा है, ठीक है। तो ये होता है, ये आपका होगा प्रीसियंस, ठीक है। अगर पॉइंट के बाद पूछे कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज होंगी, वो होगा आपका स्केल, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे ये इंडिकेट नंबर टोटल डिजिट पूछ रहा है सभी की, ऐसा नहीं पूछ रहा है कि पॉइंट से पहले या पॉइंट के बाद, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। क्लियर है भाई। इसके बाद देखो, फंक्शन गिव्स द टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल, टोटल नंबर ऑफ रोज जो है वो आपका कौन बताएगा, तो वेरिएंस मैक्स, मैक्स जो होता है वो पर्टिकुलर टेबल इन मैक्सिमम कॉलम, मैक्स जो होता है वो मैक्सिमम कॉलम बताता है, तो सम से जो है हम टोटल सम करते हैं, और काउंट जो है हमें पर्टिकुलर जो है मैक्सिमम रो बताता है। तो क्वेश्चन क्या पता आपकी बार जो है आपसे पूछ रहे टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम रो, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। ठीक है। आगे देखो, डैश कमांड गिव अ वर्चुअल टेबल विद नो डेटा बट कैन बी ऑपरेटेड लाइक एनी अदर टेबल, उसको हम क्या कहेंगे, क्रिएट व्यू, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। आगे देखो, इन क्रिएट टेबल एसक्यूएल कमांड इज टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट डैश कॉलम, भाई आप जो है क्या करवा रहे हो, एसक्यूएल कमांड मतलब क्रिएट करवा रहे हो टेबल को, और एटलीस्ट जो है कितने कॉलम होने चाहिए, कम से कम एक कॉलम वहां पर होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डैश कीवर्ड एलिमिनेट डुप्लीकेट रोज, आप क्या करवा रहे हो, डुप्लीकेट रो को जो है एलिमिनेट करवा रहे हो, जो आपकी कई रो एक साथ आ रही है, मतलब डुप्लीकेट रो बन रही हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑर्डर बाय, डिस्टिंक्ट, ऑल या वेयर। तो ऑर्डर बाय हम यूज करते हैं सॉर्टिंग करने के लिए, अगर मुझे जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, अगर मुझे डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज करना है तो मैं ऑर्डर बाय का यूज करूंगी। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर आप एलिमिनेट करवा रहे हो, जो आपके डुप्लीकेट रोज आ रही हैं उनको एलिमिनेट करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डिस्टिंक्ट का यूज करवाते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। वेयर जो हम यूज करते हैं कंडीशन के लिए, वेयर हम किस लिए यूज करते हैं, कंडीशन देखने के लिए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, बी ऑप्शन, डिस्टिंक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एसक्यूएल कमांड कंसिस्ट ऑफ वन और मोर लॉजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट कॉल्ड, मतलब एसक्यूएल कमांड जो होती है वो वन और मोर लॉजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट, उसको हम क्या कहेंगे, क्लोज, क्या कहेंगे, क्लोज। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। आगे देखो, डैश क्लोज अलाउ शॉर्टिंग
ऑफ क्वेरी रिजल्ट बाय वन और मोर कॉलम। भाई यहाँ पर बात आ गई, जस्ट मैंने अभी बताया कि सॉर्टिंग करने के लिए अगर आप डेटा को सॉर्ट कर रहे हो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑर्डर बाय का। किसका यूज करते हैं, ऑर्डर बाय का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन देखिए, मैं एक सेकंड पानी पी के आती हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट है एसक्यूएल कमांड अलाउ टू मेक क्वेरीज ऑन डेटाबेस, ठीक है। अलाउ कौन करता है आपका, कौन सी कमांड करती है, सेलेक्ट। सेलेक्ट और आपकी कहाँ पे थी, डेटा क्वेरी लैंग्वेज में, ठीक है। और हम इसको डीएमएल में भी आपको मिलेगी ये कई बार, है ना, डीएमएल में भी हम इसको यूज कर लेते हैं। डीक्यूएल ना हो तो आपको डीएमएल में भी हम इसको लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे देखो, डैश कमांड प्रोवाइड अ विंडो थ्रू विच वन कैन सी द डेटा ऑफ अनदर टेबल। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रिएट व्यू। रिपीट हुआ है, 2014 में भी क्वेश्चन आया था ये। आगे देखिए, इन एसक्यूएल डेसिमल डेटा टाइप इंडिकेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट। भाई डेसिमल के बाद की बोल रहा है, वहां पे उसने जो है टोटल डिजिट की बात की थी, ठीक है। अभी जो हमारा 2014 में क्वेश्चन आया था वहां पे इसने डिजिट की बात की थी, और यहाँ पे बोल रहा है जो है पॉइंट के बाद, है ना, राइट डिजिट डेसिमल, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केल। क्या कहेंगे, स्केल, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे देखो, द नेम ऑफ टेबल दैट यूजर कैन हैव एक्सेस टू और दैट ही और सी हैज क्रिएटेड कैन बी डिस्प्ले विद द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरीज। तो हम क्या कहेंगे, हम सिलेक्ट करवाएंगे टेबल नेम को, क्वेरी की बात हो रही तो ऑब्वियसली सिलेक्ट करवाएंगे टेबल नेम को फ्रॉम यूजर टेबल। किससे, यूजर टेबल से, क्योंकि क्या कह रहा है, क्रिएटेड डिस्प्ले द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी, ठीक है। तो भाई यूजर टेबल की बात हो रही है, नेम ऑफ अ टेबल, ठीक है, टेबल का नाम सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम यूजर, है ना, यूजर टेबल। तो इस तरीके से हम सिलेक्ट करवाएंगे क्वेरी को, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू रिमूव प्राइमरी की को रिमूव करने के लिए फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी में बी यूज्ड। मैं क्या रिमूव करवा रही हूँ, मैं रिमूव करवा रही हूँ प्राइमरी की को। मैं किसको रिमूव करवा रही हूँ, प्राइमरी की को, ठीक है। तो मॉडिफाई टेबल, क्या अभी हमने इतनी सारी कमांड देखी थी, क्या आपने कोई मॉडिफाई कमांड देखी, नहीं। ऑल्टर टेबल टेबल नेम, आप जो है टेबल को ऑल्टर करवा रहे हैं, टेबल को आप चेंज करवा रहे हैं, ठीक है। टेबल नेम, ड्रॉप प्राइमरी की, तो ड्रॉप मतलब आप परमानेंट जो है आपने डिलीट कर दिया, मतलब आपने पूरा का पूरा जो भी था वो डिलीट कर दिया प्राइमरी की को, ठीक है, रिमूव करवाता। डिलीट प्राइमरी की फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर होगा भाई बी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो, कंसीडर द एसक्यूएल क्वेरी select title name from employee order by title descending। जो आपका नेम है वो क्या है, डिसेंडिंग में, है ना। तो इन आउटपुट अबाउट क्वेरी डिफरेंट टाइटल आर लिस्टेड इन, जो टाइटल हैं वो किस में लिस्टेड होंगे आपके, क्योंकि यहाँ पर तो टाइटल का नहीं बता रखा, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या लेते हैं, बाय डिफॉल्ट हम असेंडिंग लेते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम क्या लेते हैं, असेंडिंग। तो आपका ये क्या हो जाएगा, असेंडिंग में। और हैविंग सम टाइटल आर लिस्टेड इन, और कुछ जो टाइटल हैं वो ऑर्डर बाई, मतलब ऑर्डर बाई किस में लिस्ट की है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो किस में हो जाएंगे, डिसेंडिंग में, ठीक है। तो पहले वाला असेंडिंग में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया हमने, तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग लेंगे, और यहाँ पर हमने डिसेंडिंग मेंशन किया है, तो यहाँ पर आपका ऑर्डर जो है डिसेंडिंग आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। एसक्यूएल कमांड यूज टू मॉडिफाई एट्रीब्यूट वैल्यूज ऑफ वन और मोर सेलेक्टेड टपल इज, तो आप उसको क्या करोगे, अपडेट करोगे, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे देखो, कंसीडर द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी टू रिट्रीव ई कोड ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर टेबल हुज एड्रेस कंटेन इंडिया, है ना। तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, इसके लिए एज, जस्ट मैंने बताया था एज हम यूज करते हैं रीनेमिंग के लिए। एज हम क्यों यूज करते हैं, रीनेमिंग के लिए। तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे, लाइक का। किसका यूज करेंगे, लाइक का। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑपरेशन इज वैलिड सेट ऑफ एग्रीगेट फंक्शन। तो आपके जो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, पांच आपके एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, कौन से? काउंट, मैक्स, मीन, एवरेज और सम। ये 5 आपके एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, जहां पर मिले वही आंसर हो जाएगा। तो काउंट, मैक्स, एवरेज, सम, ठीक है। काउंट जो है मैक्स, एवरेज, सम, लेकिन सेलेक्ट नहीं होता, यूनियन नहीं होता, ठीक है, डिसेंडिंग नहीं होता। 5 होते ही याद रखना, एवरेज, मीन, मैक्स और असेंडिंग, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। तो इसी के साथ जो है आपके क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। तो आई होप आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो पहले हमने जो है मेन जो भी आपकी चीज़ें थी, हमने उनको क्या किया? रिवाइज किया, ठीक है, रिवीजन की। जो आपके मेन टॉपिक्स थे, रिवीजन करने के बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनको हमने लगा के देखा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जामिनर जो है फ्रिक्वेंटली कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो भाई यहीं पर जो है हम क्लास को करते हैं ख़त्म, क्योंकि भाई रिवीजन क्लास थी, और जितना जो है आप क्विक जितना भी आप रिवीजन करोगे लास्ट टाइम पे आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक बिल्कुल कीजिएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ जो हैं आपको मिलती रहें, ठीक है। तो यहीं पर करते हैं क्लास को बाइंड अप, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।